गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 7 का सामाजिक अध्ययन का पहला लेसन। उसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पहले पेज पर एक चित्र दिखाई देगा। ठीक है, ये मानचित्र है और इसमें आपको क्या ढूंढना है। आपको राइट साइड में देखो क्या लिखा है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। अब इस चित्र को दोबारा देखें। दिख रहा है आपको भारत का नक्शा इसमें कहीं? ये पूरी दुनिया का जो उसने नक्शा बनाया था अल इदरीसी ने, जो भूगोलवेत्ता था, उसने चित्र तो बनाया है, लेकिन आपको अगर इसको उल्टा करके देखोगे तब शायद कुछ समझ में आए, क्योंकि उन्होंने जो यह नक्शा उल्टा बनाया था। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं इसको। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब देखो मानचित्र नंबर 2 ये रहा। अब इसमें आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये सीधा दिखाई दे रहा है और वो उल्टा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जितनी डिटेल्स दी गई है उसमें दिखाई नहीं दे रही। अब देखो पढ़ते हैं उसको। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, और जो पहला नक्शा था वो कब बना था? 1154 ईस्वी में। तो मगर उनमें दोनों में क्या है, काफ़ी अंतर है। दोनों नक्शे जो एक ही इलाके के हैं, लेकिन डिफरेंस है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी दिए गए हैं। जो जगह के नाम है कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में है। और क्या है खास बात, पढ़ते हैं वो भी। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। ठीक है, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है ना। और क्या खास बात है देखें इसमें। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, ये हम अध्याय 6 के अंदर पढ़ेंगे कैसे करते थे नाविक, जो नाव चलाने वाले हैं। ठीक है, उनको इस नक्शे की ज़रूरत क्या पड़ती थी? क्योंकि वो समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे और उन्हें कहाँ पर रुकना है, कहाँ जाना है, सब इस नक्शे में उनके नाम दिए हैं। तो इस हिसाब से वो उस जगह को आसानी से ढूंढ लेते थे कि वो पहले किस जगह पर आए हैं, अब किस जगह पर उनको जाना है। ठीक है, तो ये मानचित्र की सहायता उनको लेनी पड़ती थी। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? इनके मानचित्र में तटीय होता है जो समुद्र के तट के इलाके, जो समुद्र के किनारे हैं, उनको तटीय इलाके बोला जाता है। और भीतरी इलाके जो भूमि के अंदर है, समुद्र तट से अंदर की तरफ, ठीक है, ज़मीन की तरफ। तब इनमें क्या अंतर है? अब देखें, अब मानचित्र नंबर 2 देखें कि इसके जो तटीय इलाके हैं उसको बहुत डिटेल से बताया गया है, सारे जगहों के नाम है, और अंदर भी ऐसे ही है ना। तो इनमें क्या अंतर है, ये आप सब इनको देखेंगे और
ढूंढेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए इंडिया का नाम इंडिया नहीं है, यहाँ पर INDES दिख रहा है ना बड़े बड़े अक्षरों में, इंडस। ठीक है, तो ये इंडस नाम क्यों पड़ा, ये इसके बारे में भी हम जानेंगे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। यानी कि जब पहला मानचित्र बना और जब दूसरा मानचित्र बना, उनके बीच में जो अंतर आया, ठीक है, तो उनके जो मानचित्र बनाने का ढंग था, जो उनका स्टाइल था, ठीक है, जो उनकी शैली थी, वो भी बदल गई थी। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं, वो किन चीज़ों से अध्ययन करते हैं? अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी लेनी हो तो बीते युगों के दस्तावेज़ों के बारे में, ठीक है, उनसे पता लगाते हैं। नक्शों के बारे में उनको अध्ययन करते हैं, नक्शों को, और लेखों के बारे में उन सब का अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं? इतिहासकार। तभी वो इतिहास के बारे में जानकारी हमें अच्छे से दे पाते हैं। तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तभी तो हमें इतनी अच्छी डिटेल दे पाते हैं वो, ठीक है, कि कौन से दस्तावेज़ में क्या लिखा है, ठीक है, नक्शा कैसे बनाया है, ऐसा क्यों बनाया है, क्या क्या उसके अंदर जो उन्होंने चित्र बनाए हैं क्यों बनाए हैं। लेखों का अध्ययन करते हैं, किसी ने लेख लिखवाए हैं, जैसे अशोक ने लिखवाए हैं अभिलेख बहुत सारे, ठीक है, तो उनका अध्ययन करते हैं और उनसे इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। आगे है नई और पुरानी शब्दावली, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। नई और पुरानी शब्दावली, इनके नई और जो पुरानी वोकैबुलरी है, शब्द हैं, शब्दों के अर्थ है, वो क्या क्या हैं, कैसे बदलते हैं या वैसे ही रहते हैं, पढ़ते हैं एक बार। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? यानी कि जब सूचनाएं बदलती है तो क्या भाषा और उनके अर्थ में भी कुछ फ़र्क पड़ता है? देखते हैं कैसे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। यानी कि जो इतिहास के जो अभिलेख है, कोई मान लो अरबी भाषा में लिखा है, ठीक है, कोई फ़ारसी भाषा में लिखा है, तो अलग अलग भाषाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी और आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यानी कि जो भाषा मध्य युग में बोली जाती थी फ़ारसी और जो अब फ़ारसी बोली जाती है, उनमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी कि जो उस समय की फ़ारसी थी और अब जो इस समय की, यानी कि वर्तमान में जो फ़ारसी भाषा है, उनके शब्दों में ही नहीं, अर्थों में भी डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं नीचे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, ठीक है, हिंदुस्तान ये शब्द है। अब देखते हैं इससे आपको हिंदुस्तान जब आपने सुना तो आप पूरे भारत के बारे में कल्पना कर रहे होगे, है ना। लेकिन आज हमें इस आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी कि भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार, नाम है मिन्हाज ए सिराज, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। समझ आई कुछ बात? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे अगर हम हिंदुस्तान लेते तो हम पूरे भारतवर्ष की कल्पना करते कि पूरे भारत के बारे में बात करता है। लेकिन जब 13वीं सदी में एक फ़ारस के इतिहासकार थे, उसका नाम था मिन्हाज ए सिराज। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मिन्हाज ए सिराज, उसने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था वो किस इलाके के लिए किया था? जो उसका मतलब था यानी कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, उसका मतलब था ये हिंदुस्तान। समझ आया? आगे क्या है? उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी कि जो दिल्ली के जो राजा होते थे ना, जो दिल्ली पर जिनका अधिकार था, सुल्तान थे वहाँ के, वो उनके अधिकार क्षेत्र में जो आते थे, उसके लिए ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी कि जो सुल्तान थे दिल्ली के, उन्होंने जिन जिन राज्यों पर कब्जा किया वो सब हिंदुस्तान में आते गए।
ठीक है। और लेकिन दक्षिण की तरफ इसका इतना नाम नहीं था हिंदुस्तान का कि उस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी, वो कौन सी सदी की बात हो रही थी, ये 13वीं सदी की बात हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि कौन थे, अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का मतलब पूरी जो हमारे भारत की भूमि है, जो पूरा क्षेत्र है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, वो उस पूरी ज़मीन के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। समझ गए ना आप? किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। अब जैसे हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा है कि हिंदुस्तान किस इलाके के लिए या किन इलाकों के लिए यूज़ होता था, ऐसे एक छोटा सा शब्द है विदेशी। अब विदेशी से क्या मतलब है हमारा, कि जो भारत का ना हो वही विदेशी है। अगर कोई पाकिस्तान से आया तो वो भी विदेशी है, अगर कोई भूटान से आया वो भी विदेशी है, अगर कोई नेपाल से आया वो भी विदेशी है, अगर कोई अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उनसे आता है तो हम उनको विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग के अंदर मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। अर्थात ऐसे व्यक्ति को हिंदी में या तो परदेसी बोलते थे और फारसी में उसको अजनबी कहा जा सकता है। समझ रहे हैं ये बात, कि विदेशी कौन था, जो उस जो एरिया था, जो गांव था उनका, मान लो तो उस गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो ना तो उस समाज का हो या उस संस्कृति का ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। तो देखो शब्दों में कितना अंतर है ना। तो इसीलिए इतिहासकार शब्दों की जो सिलेक्शन करते हैं, जो शब्दों का चुनाव करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक गांव में है, मान लो वो अलग धर्म के लोग हैं, एक तरफ दूसरी धर्म के लोग हैं, एक तरफ दूसरी जाति के हैं, दूसरी तरफ दूसरी जाति के हैं, तो उनके लिए वो परदेशी नहीं होता था। जो उनके समाज या उनकी संस्कृति से जुड़ा ना हो वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम लेकर आएंगे नया टॉपिक, इसके आगे वाला, इतिहासकार और उनके स्रोत। तो तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।